वेलकम है दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेपर 1 पेपर 2 महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट को लेकर कुछ वन लाइनर 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में जल्दी देखने वाले। दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चन जो है वो अलग अलग जगह से लिए गए क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। याद रखिए कि आपको हिंदी साहित्यकार, कवि एवं उनकी रचनाओं को लेकर 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यकीन मानिए कि इन्हीं में से ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम के दिन देखने के लिए मिलेंगे जब आप 10 नवंबर को हिंदी का पेपर 1 या पेपर 2 दे रहे हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। आप देखिए, सवाल कुछ इस तरीके से रहा दोस्तों। एक एक सवाल को ध्यान से देखिए और पॉसिबल हो तो इसकी नोट्स भी आप क्रिएट करने का यहाँ पर सोचिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको 2 नंबर मिलने वाले। एक बात याद रखिए कि आपको इस वीडियो से जो है 2 नंबर आपको हिंदी के पेपर 1 पेपर 2 में मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है साहित्यकार, कवि एवं उनकी रचनाओं को लेकर पेपर 1 और पेपर 2 में जो है 2-2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। हम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात यहाँ पर जब भी करते हैं तो पहला सवाल इस तरीके से पूछा गया कि हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है। तो देखिए, हिंदी को भारतीय संविधान में क्या कहा गया है? राजभाषा कहा गया है। उसके बाद दूसरी बात जो है, इसका जो जिक्र होता है वो किस अनुच्छेद में होता है? वो होता है अनुच्छेद 343 में इसका जिक्र होता है। इसको हम राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल पूछा गया है कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। देखिए, मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। तो देखिए बेटा, जब भी आदि कवि का नाम आता है तो आपने स्वयंभू के ऊपर आपने इसको जो है निशान लगा लेना है। एक एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है क्वेश्चन को लेकर या आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो वो आपने लिख लेना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप साहित्यकार, कवि है उनका संपूर्ण निचोड़ जो है इस 10-15 मिनट की वीडियो में देख लेंगे। सवाल तीसरा कुछ इस तरीके से पूछा गया बेटा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास हो जाता है परीक्षा गुरु। ये आप सब लोगों को पता है कि हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु हो जाता है, ना कि ये प्रेमचंद का उपन्यास है, ना कि जायसी का है, ना कि हम तुलसीदास की बात करते हैं। ये जो उपन्यास है वो श्रीनिवास दास जी का है। एक बात याद रखेंगे आप यहाँ पर कि श्रीनिवास दास जी का ये उपन्यास है। लिखा किसने गया है परीक्षा गुरु को अगर पूछा जाए तो बेटा यहाँ पर आपने लिख देना है श्रीनिवास दास, इन्होंने जो है परीक्षा गुरु को लिखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 हम यहाँ पर अब देखेंगे। आप देख सकते हैं, चौथा सवाल पूछा जा रहा है आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है। तो देखिए, हिंदी का जो प्रथम एकांकी कहा जाता है बेटा वो होता है एक घूट। एक घूट जो है हिंदी का प्रथम एकांकी है, और इसको लिखने का काम किसने किया है? तो वो किया है प्रसाद ने। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, क्योंकि पहली चीज़ें हम बता रहे हैं आपको कि प्रथम उपन्यास कौन सा है, प्रथम एकांकी कौन सी है, इस तरीके से ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन हो जाता है हिंदी की परीक्षा की दृष्टिकोण से। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है। तो देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके पहले भी हमने ये क्वेश्चन हमारे वीडियोज़ में डाला है। हिंदी की प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पर मौजूद है, वहाँ आपको महाटेट से रिलेटेड महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से रिलेटेड जो है आपको वहाँ पर कुछ वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? हिंदी का जो प्रथम पत्र हो जाता है बेटा वो हो जाता है उद्दत मार्तंड। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 16। देखिए, 16वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन सी है। देखिए, यहाँ पर पत्र पूछा जा रहा है, यहाँ पर पत्रिका पूछी जा रही है। आप इसमें भेद याद रखिए, आप इसमें फर्क याद रखिए कि पत्र और पत्रिकाओं में फर्क होते हैं। तो हिंदी की जब हम प्रथम पत्रिका की बात करते तो वहां पर संवाद कौमेदू इसकी जो है प्रथम पत्रिका कहलाएंगी। इस तरीके से यहां पर हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ इस तरीके से ये रहा आपके सामने, आप देखेंगे। अगला सवाल बेटा इस तरीके से कि कुछ आदत से अक्खड़ स्वभाव से फक्कड़ किस कवि का उपनाम है। तो देखिए, आदत से अक्कड़ स्वभाव से फक्कड़ जो है दोस्तों वो है कबीर का नाम, कबीर जी का नाम हो जाता है। आदत से अक्खड़ वो स्वभाव से फक्कड़, ठीक है, उसको हम किसका उपनाम है? तो ये हो जाता है कबीर जी का नाम हो जाता है।
ठीक है। आपको कबीर जी का एक जुमला याद आता है, मोको काहे ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना उभे कैलाश में, खोजू हो तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। इस तरीके से कबीर जी की दोहे जो है, इनकी दोहों के लिए ये मशहूर थे। उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बेटा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि इनको हिंदी विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है, महादेवी वर्मा को इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। 1982 में यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इनकी निहार जो है वो पहली रचना है। अतीत के चलचित्र किसने लिखा है, तो वो भी महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। इनके यामा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है और इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं 9वें सवाल की तरफ। सवाल पूछा गया कि आधुनिक युग के चरण कौन है। तो देखिए आधुनिक युग के जो चरण हैं उनको हम रामधारी सिंह दिनकर कह सकते हैं। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो इसको लिख लेना है यार, स्क्रीनशॉट ले लेना है बेटा, और इसको लिख लेना है अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में, क्योंकि आपके लिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत आईएमपी है। वीडियो देखकर आप सिर्फ कर लोगे ऐसा नहीं होता है, आपको इसको थोड़ा सा है ना स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर आपको इसको लिख कर रख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपके सामने, ठीक है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। देखिए ये सवाल को आप थोड़ा सा नोट कीजिए, क्योंकि प्रथम गद्यकार की बात हो रही है। हम भरतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में भी आपको बताएंगे आगे, 50 क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, इनको अगर कहा जाए तो लल्लू लाल। गद्य और पद्य में आपको फर्क है, जहाँ पर जो धड़े होते हैं, जो सबक होते हैं, जो पाठ होते हैं, उसको हम गद्य कहते हैं, कविता वाले हिस्से को हम पद्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम गद्यकार की बात कर रहे हैं, तो लल्लू लाल जो है वो हो जाते हैं हमारे हिंदी के प्रथम गद्यकार है, ठीक है। उसके बाद हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है। तो देखिए गीत लेखक, गीत यानी गाने, सॉन्ग्स जो होते हैं ना पिक्चरों के, जो फिल्मों के गाने होते हैं, उसको हम गीत कहते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है। तो देखिए हिंदी के जो सर्वप्रथम गीत लेखक है वो विद्यापति है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल विद्यापति को क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो रचनाएं थी, उनके जो गीत थे वो मैथिल भाषा में लिखे जाते थे, ठीक है। इनको मैथिल कोकिल नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 इस तरीके से पूछा गया बेटा कि सवाल नंबर 12 में बताया जा रहा है कि हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर अब दैनिक समाचार पत्र की बात आ रही है। पहला पत्र की अगर बात आती है तो उद्दंड मार्कंड जो है वो पहला पत्र हो जाता है हमारा। लेकिन यहाँ पर समाचार पत्र की बात आ रही है तो सुधा वर्षन। देखिए यहाँ पर समाचार पत्र की बात आ रही है तो ये सुधा वर्धन। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें नोट करते चलनी है। पत्र आ जाता है, पहला पत्र, पहली पत्रिका आ जाती है, उसके बाद समाचार पत्र आ जाता है। तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे इसमें कि वो भी पत्र है, ये भी पत्रिका है और ये भी पत्र है, लेकिन तीनों में अलग अलग भेद है। ये बात को दोस्तों आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो जो हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो हो जाता है सुधा वर्षन, ओके। उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि देखेंगे आप, सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। देखिए अभी फिर से एक बार क्वेश्चन वापस आ रहा है, उत्तंड मार्तंड। और मैंने आपको बताया कि जो दैनिक पत्र है, समाचार पत्र है, वो ऊपर गया हमारा, ठीक है अभी, और उत्तंड मार्तंड जो है वो हमारा सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 16 नंबर की तरफ, सवाल नंबर 14 की तरफ। दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है। तो देखिए रानी केतकी की जो कहानी की जो भाषा है उसको खड़ी बोली, उसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली उसको कहा जाता है। खड़ी बोली, जिस तरीके से खड़ी बोली के जनक आपको पता है कि जिसको हम कहते हैं खड़ी बोली के जनक हमारे भरतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने नीच भाषा लिखा है। नीच भाषा जो है इनका बहुत जो फेमस है। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है खड़ी बोली। उसके बाद 15 नंबर का सवाल दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। देखिए इंदु एक पत्रिका है, उसके संपादक का नाम क्या है। तो उसके संपादक का नाम अंबिका प्रसाद गुप्त जी है। इस तरीके से यहाँ आपने याद रखना है। 16वां सवाल आपको पूछा जा रहा है कि अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। महादेवी वर्मा है। यामा के रचयिता कौन है। महादेवी वर्मा है। निहार के रचयिता कौन है। महादेवी वर्मा। यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है, 1982 में मिला है। इस तरीके से छायावाद में इनका योगदान आता है महादेवी वर्मा जी का, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17, 18, 19, 20 एक ही स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं। इसके बाद सवाल नंबर 17 पूछा जा रहा है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। स्वयंभू को कहा जाता है। याद रखेंगे कि अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को यहाँ पर बेटा कहा जाता है। उसके बाद 18वां सवाल पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम
व्याकरणाचार्य कौन थे? तो देखिए अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे हेमचंद्र। उसके बाद 19वां सवाल, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो देखिए अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता जो है वो पुष्पदंत है, ठीक है। उसके बाद 20वां सवाल पूछा जा रहा है कि तितली किसकी रचनाएं हैं? देखिए मोस्ट आईएमपी जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी के बाद अगर कुछ पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है कि तितली किसकी रचनाएं हैं। साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद जी की और एक महाकाव्य है जिसको हम कामायनी कहते हैं, और जयशंकर प्रसाद जी को हम क्या कहते हैं? छायावाद का जनक कहते हैं। दिमाग में ये चीज़ को बिठा लेना है, ये चीज़ को आपको बेटा दिमाग में जो है बिठा लेना है, या तो फिर आपको इस चीज़ को याद रख लेना है कि जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से खड़ी बोली का जनक हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। लल्लू लाल को हम गद्य का प्रथम गद्यकार किसको कहा जाता है? तो लल्लू लाल को कहा जाता है। ये नाम आपने याद रखना, लल्लू आपने याद रख लेना है। उसके बाद आते हैं हम अगले सवालों की तरफ, सवाल नंबर 21-22। ओके, सवाल पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। देखिए प्रेमचंद के अधूरा उपन्यास इसलिए कहते हैं कि इनके बाद जो है इनके बेटे ने इस उपन्यास को पूरा किया था जिसका नाम मंगलसूत्र है। हमने हमारी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी ये सवाल को दर्शाया है, वहाँ पर पोल लिया है, 2000 से ज़्यादा बच्चों ने उस पर जवाब दिया था। तो अधूरा उपन्यास इसलिए कहा जाता है कि उनके इंतकाल के बाद, उनकी मौत के बाद जो है इसका काम किसने पूरा किया था? वो पूरा किया था उनके बेटे ने, और इस उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है। उसके बाद 22वां सवाल इस तरीके से, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को। देखिए ये जन्मदाता है, मैंने आपको बताया ऊपर लल्लू लाल जो गए हैं वो उनका अलग क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जा रहा है ना, यहाँ पर जन्मदाता की बात हो रही है तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप बोलेंगे वहाँ पर भी सर आपने बताया, यहाँ पर भी आप बताए, फर्क हो रहा है क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन जाकर ऊपर देख सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर देता हूँ जल्दी से। लल्लू लाल वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है, एक मिनट जल्दी से हम देखकर देखिए, ये आ गया लल्लू लाल वाला क्वेश्चन है ना। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल है। हिंदी के प्रथम गद्यकार की बात हो रही है तो लल्लू लाल आ जाएंगे, और हिंदी गद्य के जन्मदाता की बात हो रही है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आ जाएंगे। ये दो चीजें याद रखेंगे, ये प्रथम है और वो डायरेक्ट जन्मदाता है ना, प्रथम और जन्मदाता में फर्क होता है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रख लेनी है। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर 22 था, ठीक है। देखिए जन्मदाता, ओके। उसके बाद हम देखते हैं 23, 24, 25। ओके, 23वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली अमीर खुसरो। समानार्थी शब्द समझ लेना बेटा डायरेक्ट। आपने क्या करना है दोस्तों? अमीर खुसरो को और खड़ी बोली को समानार्थी शब्द समझ लेना, एक दूसरे से बिल्कुल मानो कि ये चिपके हुए हैं। खड़ी बोली का जिक्र आता है तो अमीर खुसरो का जिक्र आता है, अमीर खुसरो का जिक्र आता है तो खड़ी बोली का जिक्र वहां पर आ ही जाता है। उसके बाद 24वां सवाल पूछा जा रहा है कि देखिए अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और सुखने की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली। मैंने अभी आपको बताया। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्यों का नाम क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अवधी भाषा के सर्वाधिक, देखिए सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर महाकाव्य कोई रहा है अवधी भाषा में तो वो रहा है रामचरितमानस, और इसके रचयिता कौन है? तो वो तुलसीदास जी इसके रचयिता हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26 कुछ इस तरीके से रहा आपके सामने। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाम याद रखना। सबसे पहली बात तो अशोक के फूल क्या है? ये निबंध संग्रह है, और इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। और पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं कौन है? अगर वहां पर आपको अशोक के फूल नजर आता है तो आपने उस पर जो है बेटा जवाब लगा देना है। उसके बाद आता है 27वां सवाल, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? देखिए सूरदास है। अष्टछाप के जो अष्टछाप में सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो सूरदास जी है। और उसके बाद आता है साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। मैथिली शरण गुप्त। वेस्ट मोस्ट आईएमपी लिख लो अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में नोट कर लो कि साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। सेवा सदन के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद है। दोनों में फर्क याद रखेंगे। और सेवा सदन कौन सा? वो सेवा सदन जो है हमारा रमाबाई रानडे, उनका सेवा सदन अलग हो जाता है, ठीक है। और शारदा सदन पंडिता रमाबाई वो अलग हो जाता है। तो ये कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, वो इतिहास के हिस्से में आपको दिखाई देते हैं कि इनकी किताब कौन सी है? रमाबाई रानडे की किताब कौन सी है? तो सेवा सदन है। पंडिता रमाबाई की किताब कौन सी है? तो जो भी किताब यानी उनकी संगठना जो भी थी तो वो है हो जाता है हमारा शारदा सदन। लेकिन यहाँ पर सेवा सदन प्रेमचंद जी का निबंध भी है। और यहाँ पर हम बात करते हैं साकेत की, तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, और सेवा सदन जो है वो प्रेमचंद जी का उपन्यास है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम 29वें सवाल की तरफ। सवाल नंबर 29 कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूछा जा रहा है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कामायनी हो गया,
तितलिया हो गया और आंसू हो गया। तीन तो चीज़ें आपने देख ली। साथ ही साथ ये जनक भी है छायावाद के। जयशंकर प्रसाद की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। 30वां सवाल पूछा गया है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। देखिए, आधुनिक काल में लिखा गया, आधुनिक काल जब आज की हम जिक्र करते हैं, आदिकाल जो हिंदी का वो पहला काल हो जाता है, उसके बाद भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इस तरीके से इसको 4 कालों में डिवाइड किया गया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आधुनिक काल की, मतलब अपने दौर की। तो यहाँ पर जो प्रिय प्रवास जो है ये पहला महाकाव्य माना जाएगा। प्रिय प्रवास जो है ये पहला महाकाव्य माना जाएगा। उसके बाद जो है इसको हरिओत प्रसाद जी ने आई थिंक लिखा है, उन्हीं ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 31वें सवाल की तरफ। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है बीजक। देखिए, कबीर बीजक करके इनकी एकमात्र रचना जो है वो अवेलेबल है। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ये तीनों चीजें आप यहाँ पर देख लेंगे। आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 34 यहाँ पर पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 34 कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। लॉर्ड मेकाले। देखिए, लॉर्ड मेकाले को आई थिंक शिक्षा का जनक भी यहाँ पर कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया लॉर्ड मेकाले ने किया। पहली बार जब भारत में इंग्लिश भाषा पढ़नी शुरू हुई तो उसका योगदान जो है, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो लॉर्ड मेकाले को जाता है। सवाल नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी के विकास, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार में कहा गया है। उसके बाद 36वां सवाल पूछा जा रहा है बेटा यहाँ पर कि हिंदी के प्रथम कवि कौन से? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। 9वीं शताब्दी में इनका शुमार होता है। सिद्ध सरापा ही जो है हिंदी के प्रथम कवि है। मैकिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल है। और गद्य को जन्मदाता कौन है? तो वो हो जाते हैं हमारे भरतेंदु हरिश्चंद्र जी। इस तरीके से कुछ एक सवाल में 10 सवाल बन जाते हैं। वो तमाम चीज़ें आपको याद रखनी, ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि टीईटी की परीक्षा हम दे रहे हैं। हम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा, महाटेट की परीक्षा हम दे रहे हैं। परीक्षा का जो पैटर्न होता है, परीक्षा का जो सिलेबस होता है, या परीक्षा का जो कठिन्य पाथड़ी जिस तरीके से होती है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप तमाम लोग इससे जो है बिल्कुल पूरी तरीके से आप इसको जानते हैं कि कितने मुश्किल सवाल ये लोग पूछते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे बच्चे वीडियो देखते हैं हिंदी के, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो है, जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हो तमाम लोग पास है, क्योंकि आप लोगों के 17-18 क्वेश्चन जो है वो 20 में से सही आने लगे हैं। मैंने कई बार जो है कुछ बच्चों के रिपोर्ट देखी है कमेंट बॉक्स में जाकर। वाल्मीकि द्वारा हुई संस्कृत में रामायण ग्रंथ की रचना, ठीक है, वाल्मीकि द्वारा जी है संस्कृत में रामायण ग्रंथ की रचना हुई है। मृगनयनी के लेखक है रुंदलाल शर्मा। भारत दूरदर्शा के रचनाकार है भरतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक और रचना है जिसको हम भारत दूरदर्शा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 40 की तरफ। ईदगाह जो है प्रेमचंद की कहानी है और बहुत फेमस कहानी है। ईदगाह कहानी के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद जी। उसके बाद उर्दू किस शब्द का, भाषा का शब्द है? तो देखिए, उर्दू शब्द जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। जिस तरीके से हम तत्सम तद्भव, आपण ज्या प्रकारे मराठीमध्ये तत्सम तद्भव देशी आणि विदेशी हे शब्द पाहतात, तशा प्रकारे हिंदीमध्ये सुद्धा तत्सम तद्भव देशी आणि विदेशी हे शब्द येतात। जर उर्दू शब्द मराठी भाषेत विचारला गेला की उर्दू शब्द कोणत्या भाषेतील शब्द आहे, तर उर्दू शब्द हे जे आहेत तुर्की भाषेतील शब्द आहे। कारण तत्सम शब्द ते असतात जे संस्कृतचे जे शब्द आहे ते जसेच्या तसे त्यांचा वापर मराठी किंवा हिंदीमध्ये केला जातो। तद्भव म्हणजे संस्कृतमध्ये आपण जर थोडा जर काहीतरी बदल केला तर ते शब्द तद्भव असतात। आणि देशी आणि विदेशी हे शब्द तुम्हाला माहीतच आहे। तर उर्दू हे शब्द जेव्हा विचारला जाणार तर लक्षात ठेवा की उर्दू हे जे शब्द असणार आहे ते तुर्की शब्द असणार आहे। यानंतर पाहूया प्रश्न क्रमांक 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर पूछा गया कि एक नार पिया को भानी तन वाको सागर जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा में की गई है? तो ये ब्रज भाषा में की गई है। 1 नंबर का सवाल इस तरीके से भी पूछा जाता है। मतलब आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर के सवाल जो है वो एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे जब आप टीईटी की परीक्षा बच्चों दे रहे हो। उसके बाद आता है 43वां सवाल, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? देखिए, एक भारतीय आत्मा जो कहा जाता है वो मखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। पद्मावत कथा के लेखक है मालिक मोहम्मद जायसी। मालिक मोहम्मद जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत, ये महाकाव्य है, ठीक है, याद रखेंगे। युगवाणी के लेखक है सुमित्रानंदन पंत। युगवाणी के लेखक हो जाते हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इस तरीके से पूछा गया है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव दास। देखिए, ये मुश्किल, कठिन का मतलब होता है मुश्किल, ओके। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। किस सम्राट, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है। सॉरी, देखिए यहाँ पर
कठिन काव्य का जो प्रेत है वो किस कवि को कहा जाता है, तो वो केशवदास जी को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो वो मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और कबीर की भाषा क्या थी, तो देखिए कबीर की भाषा जो है वो सदुक कड़ी थी। एक प्रश्नों को आप इस प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से आप याद रखेंगे और इसको लिख ही लेंगे करीब करीब आप, कि बताया जा रहा है कि कबीर दास की भाषा क्या थी, तो कबीर दास की जो भाषा थी वो सदुक कड़ी थी। इस भाषा का नाम आपने बहुत कम बार सुना होगा हिंदी में, आपने बहुत कम बार जो है ऐसी भाषाओं का नाम सुना होगा, तो इसको लिख लो आप। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, प्रेमचंद जी को कहा जाता है। किस कवि के दोहों को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है, बिहारी को कहा है। तो इस तरीके से 1 लाइनर 50 क्वेश्चन लाने का काम आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके सामने किया है। आप यकीन जानिए, आप उम्मीद रखिए कि इसमें से ही प्रश्न आपको 10 नवंबर को होने वाले हमारे टीएटी के पेपर 1 पेपर 2 में देखने के लिए मिलेंगे। साहित्यकार, कवि एवं उनकी रचनाओं को लेकर 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और 1-2 नंबर के सवाल जो है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये पंक्ति किसकी है या फिर किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये सवाल 3 से 4 भी हो सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि ये जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपके सामने है, ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने आया है, इसमें जो भी चीज़ें आपको लगती है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आ सकती है, मैंने जो वही छाट कर आपके सामने चीज़ें लेकर आया। एक पीडीएफ बनाने के लिए आप यकीन जानिए कितना वक्त लगता होगा। 50 क्वेश्चन का एक पीडीएफ बनाने के लिए कितना वक्त लगता होगा। साथ ही साथ मैं एज ए टीचर भी हूँ, मुझे स्कूल भी करनी होती है, तो आप यकीन जानो कि कितना ज़्यादा हार्ड वर्क इसमें। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आप पास हो गए यानी मुझे मेरी मेहनत जो है वो कामयाब होगी, बस मैंने यही समझ लेना है। हिंदी के वीडियो देखने वाले तमाम स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर पास हो गए तो मेरी मेहनत कामयाब होगी और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस दुआ की दरखास्त है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।